वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। सबसे पहले जो मैथ का सेट मिलता है टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पहले सेट का प्रैक्टिस खुद से कर लेना है। उसके बाद जो सवाल नहीं बने या फिर जो सवाल लॉन्ग वे में बने, उस सवाल का सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से देखना है। इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा मैथ में इम्प्रूवमेंट मिलेगा अगर खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक वृत्त का जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी एक वृत्त का जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर का एक भुजा है, 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला एक वर्ग है, इसका परिमाप के बराबर है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, ये दोनों बराबर हैं। तो 2π के बदले हम लोग 22/7 और r बराबर 4, इसका जो भुजा दिया गया था 22 सेंटीमीटर दिया गया था, गुने 22, तो ये 22 से 22 कट जाएगा और 2 से ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो r बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 7 यानी 14 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा। जब 14 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई r²। तो हम पाई का मान पाई ही रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन में हर जगह पाई दिया गया है। और r² करेंगे तो यानी त्रिज्या 14 था तो 14 का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 पाई। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 196 पाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य है, अंकित मूल्य, वो 4000 है। उत्सव के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% छूट की घोषणा करता है। यानी 4000 है, अगर 5% छूट की घोषणा करता है तो 95% में बेचेगा। तो 95, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 0000 कट जाएगा, यानी 5 चौका 20 और 9 चौका 36, 2 38, यानी 3800 में बेचेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर h² दिया गया है। यानी एक आयत है ABCD, ये ABCD एक आयत है, इसमें AB बराबर कितना दिया गया h² दिया गया है और AD बराबर 3p दिया गया है। यानी इसका मतलब लंबाई h² और चौड़ाई 3p दिया गया है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा h² गुने 3p, इस आयत का क्षेत्रफल। जब हम h को दोगुना करेंगे, यानी जब हम h को दोगुना करेंगे तो ये लंबाई कितना हो जाएगा 2h का स्क्वायर। केवल हम h को दोगुना कर रहे हैं तो यानी 4h² हो जाएगा लंबाई, और p को आधा करेंगे तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 3p/2, p को आधा करेंगे। अब जो क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई आ गया 4h² और चौड़ाई आ गया 3p/2, यानी यहाँ से 2 दूना 4। यहाँ पे अगर हम इसको अनुपात में ले आएँ, जब भी परसेंटेज निकालना रहे या फिर 2 गुना 3 गुना 4 गुना निकालना रहे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपात में ले आएंगे। तो h² p कैंसिल हो जाएगा, h² और p, तो यहाँ और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 1:2 इसके क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। इसका मतलब जो क्षेत्रफल पहले 1 था अब 2 हो गया, यानी 2 गुना हो गया। क्षेत्रफल कितना गुना हो गया 2 गुना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो जब भी 2 गुना 3 गुना या फिर परसेंटेज निकालना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अनुपात में ले आएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से हम रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। अगर कोई रेलगाड़ी 150 अगर एक पेड़ को पार कर रही है तो इसका मतलब ये होता है कि रेलगाड़ी केवल अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई 150 है तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा 150 हो जाएगा, और समय कितना ले रहा है 12 सेकंड, तो यानी 150/12, यानी कितना बार में कटेगा, पूरी नहीं कट पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इतना मीटर पर सेकंड उसका चाल हम रहने देंगे। यानी रेलगाड़ी का जो चाल है 150/12 मीटर पर सेकंड। अब क्या चीज़ बोला जा रहा है कि वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी। यानी टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर 250 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो अपनी भी लंबाई पार करेगी और साथ ही साथ 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी की अपनी भी लंबाई पार करेगी, साथ साथ 250 मीटर लंबी सुरंग की लंबाई को भी पार करेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 + 250, और स्पीड उसका निकाले थे हम लोग यहाँ 150/12। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400। 150 + 250
बटा 150 और ये गुने 12 ऊपर चला जाएगा 12, तो यहाँ से 50 से 3 बार में और 50 से 80 बार में, सॉरी 8 बार में और 3 से 4 बार में, तो 8 चौका 32 सेकेंड टाइम मिलेगा। इन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी बीई और सीएफ परस्पर जी पर काटती है। यानी एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी और सी, इसकी माध्यिका एडी, एक माध्यिका एडी हो गया और दूसरी माध्यिका बीई और तीसरी माध्यिका सीएफ। ये परस्पर कहाँ पे काटती है? जी पर काटती हैं। उसके बाद क्या है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है 108 वर्ग सेंटीमीटर, यानी पूरा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 108 वर्ग सेंटीमीटर। तो एजीबी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एजीबी, ये ब्लू कलर वाला जो है एजीबी, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर कभी भी माध्यिका की बात आए, अगर तीनों माध्यिका मिल रहा हो तो हमारे पास कितना त्रिभुज बनता है? 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज बना और ये 6 के 6 त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 था, ये इसका मतलब 6 त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो 108 हो गया। पूरा 6 त्रिभुज बना और 6 का 6 त्रिभुज बराबर होगा, तो यानी 6 त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 108 है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 18, यानी 108 बटा 6 यानी 18। तो एजीबी का क्षेत्रफल पूछा है, तो एजीबी में कितना त्रिभुज है? 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, 2 त्रिभुज है। जब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इतना ध्यान देंगे, अगर माध्यिका मिलेगा कहीं बिंदु पे तो जितना त्रिभुज बनेगा 6 त्रिभुज, 6 का 6 त्रिभुज बराबर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें x + 1/x बराबर 5 दिया गया है, यानी x + 1/x बराबर 5 दिया गया है और निकालना क्या है? 2x बटा 3x² माइनस 5x + 3। देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे वो आते देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम x एलसीएम लेंगे, तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² + 1 बराबर 5 हो जाएगा। अब ये x को काट कर हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पे x चला जाएगा, इसका मतलब x² + 1 जो है वो 5x के बराबर आ गया। यानी ये रिलेशन जब आ जाएगा उसको हम रखे रहेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस सवाल में आएंगे, यहाँ पे 2x है तो 2x को 2x रहने देंगे और इस दोनों में हम क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे। अगर 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो x² बचेगा और यहाँ पे 3 कॉमन लिए तो कितना बचा है? +1 बचा है माइनस 5x, तो कितना हो गया? ऊपर 2x और नीचे 3 और x² + 1 के बदले में कितना आ गया था? 5x आया था, यानी इसका मान जो है वो 5x हो जाएगा और 5x गुने 3x, सॉरी 5x गुने 3 यानी 15x होगा माइनस 5x, यानी इस पूरा का वैल्यू 15x हो जाएगा क्योंकि x² + 1 का वैल्यू 5x था। तो 5x को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 15x हो जाएगा और माइनस 5x यानी 2x बट्टा कितना हो जाएगा? 15 में से 5 गया 10x, तो x से x कट जाएगा और यहाँ पे 2 से ये कितना बार में कटेगा? 5 बार में, यानी इसका जो आंसर आएगा 1/5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीका का सवाल जब भी आएगा तो इसको कैलकुलेशन करके हम इसको एक रिलेशन निकाल लेंगे और ये रिलेशन को हम इस सवाल में पुट कर देंगे। नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये इक्वेशन दिया गया, इसका संख्यात्मक मान निकालना है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम एक चीज़ ध्यान देंगे, कभी भी अगर कोई इक्वेशन दिया जाए और उसका संख्यात्मक मान निकालना रहे तो कुछ नहीं करना है, थीटा का मान पुट कर देना। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, मतलब 1 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम थीटा को कोई भी मान पुट कर देंगे इसमें तो इसका संख्यात्मक मान आ जाएगा। अगर हम थीटा के बदले में 45 डिग्री रख लेते हैं, थीटा के बदले 45 डिग्री इसीलिए रखते हैं क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होता है और थीटा का मान वही रखेंगे ताकि 0 और इन्फिनिटी से बचिएगा। 0 नहीं आना चाहिए और इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इससे बच के रहना है। तो अगर हम थीटा के बदले में 45 डिग्री रखेंगे तो 9 बट्टा cos स्क्वायर थीटा, यानी cos 45 √2 और √2 का जो स्क्वायर होता है 2, यानी 9/2 ये हो जाएगा, प्लस 4 cos 45 कितना होता है, सॉरी ये कोसेक 45 था तो कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2 और ये cos 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 5/1 और
1 + tan² थीटा और tan 45 1 होता है, यानी 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9/2 और यहाँ पे +4/2 और यहाँ पे 5/2, तो यानी 2 रहने देते हैं। तो 9 4 13 5 18/2, यानी इसका कैलकुलेशन करके कितना आ गया, 9 आ गया। यानी इसका जो आंसर होगा वो 9 हो जाएगा। तो जब भी संख्यात्मक मान निकालना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा का कोई भी मान पुट कर देंगे, इससे इजी वे में सवाल बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप आते हैं। एक त्रिभुज में उसके केंद्रक से शीर्षों की दूरी 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। जिससे कहने का मतलब है कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोई केंद्रक है, उसके केंद्रक से जो शीर्ष की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका दूरी है 6 सेंटीमीटर दिया गया और ये दूरी जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उसकी माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। देखिए केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज की तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलता है वो केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलता है वो केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक क्या करता है, उस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। कहने का मतलब शीर्ष से जो केंद्रक की दूरी अगर 2 होगी तो वही केंद्रक से भुजा की दूरी 1 हो जाएगी। तो उसी तरह ये भी केंद्रक है, उसको 2:1 में विभाजित करेगा इस माध्यिका को, यानी 2:1 में। जब ये 2 का वैल्यू 4 दिया गया है, ये 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, 2 का वैल्यू 4, 1 का वैल्यू 2, इसका मतलब ये पूरा माध्यिका कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 सेंटीमीटर का माध्यिका हो जाएगा। ये एक माध्यिका 6 सेंटीमीटर का आ गया। अब दूसरा माध्यिका की बात करें तो ये भी तो एक माध्यिका होगा। ये शीर्ष से ये केंद्रक के बीच की दूरी अगर 6 सेंटीमीटर, यानी ये 2:1 में विभाजित होगा, 2:1 में। ये 2 का वैल्यू जब 6 दिया गया तो ये 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये माध्यिका यानी काला वाला जो माध्यिका है उसका लंबाई कितना हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा। सेम उसी तरह ये भी एक माध्यिका है। इस माध्यिका में भी ये भी 2:1 में विभाजित होगा, क्योंकि माध्यिका जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यानी 2 का वैल्यू जब 8 दिया गया तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब ये जो माध्यिका लंबाई होगा कितना हो जाएगा, 8 + 4 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो तीनों माध्यिका होगा वो 6 9 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे a = 4/3 दिया गया है, तो ये इक्वेशन का मान निकालना है। देखिए अगर ये कोई अलजेब्रा के फॉर्म में टूटता तब हम लोग उसको फॉर्म में तोड़ देते, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो कोई भी अलजेब्रा के फॉर्म में नहीं टूट रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 4/3 मान हर जगह पुट कर देंगे। तो यानी 27 गुने a क्यूब करेंगे, यानी 4/3 का क्यूब, यानी 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27 माइनस 108 गुने 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 16/9 हो जाएगा, प्लस 144 गुने 1 वाले में 4/3 माइनस 317। तो यहाँ से 27 से 27 कट जाएगा और 9 से 12 और 3 से 3 चौका 48। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, यानी 64 माइनस 16 दूना 32 3 192 प्लस 48 को 4 से गुना करना है, 192 ये भी हो जाएगा, 192 ये भी हो जाएगा, माइनस 317। तो ये 192 से 192 कैंसिल, माइनस 317 और प्लस 64। तो यानी माइनस का मान ज़्यादा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर हम 64 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 253 आ जाएगा। तो यानी 317 में से अगर 64 घटाएंगे 253 और माइनस आएगा, क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। त्रिभुज ABC क्रमशः एक घन के शीर्ष, किनारा और फलक की संख्या को बोध कराता है। जैसे अगर कोई एक घन लेते हैं, ये एक घन है, इस घन में एक किसको बोध कराता है, शीर्ष को बोध कराता है। यानी शीर्ष की संख्या जो है वो किसको बोध कर, ए से हम डिनोट करते हैं, और किनारा किसको बोध कराता है, बी को। यानी किनारा का जो संख्या है उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और फलक की जो संख्या है उसको हम लोग किससे बोध करते हैं, सी से बोध करते हैं। तो अगर हम इस घन में शीर्ष देखें तो कितना शीर्ष है, एक शीर्ष यहाँ 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 शीर्ष है। यानी इसका मतलब ए का मान 8 हो गया। अगर हम किनारा का बात करें तो कितना किनारा है, एक किनारा यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, यानी टोटल किनारा कितना है? 12 किनारा है। अगर ये सब चीज़ याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी इसको याद कर लेंगे। और फलक का जो संख्या वो कितना हो जाएगा? फलक देखिए, एक फलक ऊपर एक फलक नीचे, जैसे ये वाला एक फलक ऊपर एक फलक नीचे, एक फलक दाएं एक फलक बाएं, एक फलक आगे एक फलक पीछे, यानी टोटल फलक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? a + b + c, यानी 8 + 12 + 6, यानी 12, 8, 20, 6, 26, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इतना ध्यान देंगे एक चीज़, तो शीर्ष का जो संख्या होता है घन या घनाभ में, वो 8 शीर्ष होता है, 12 किनारा होता है और 6 फलक होता है। किस में? घन या घनाभ में। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। जैसे इसमें a = 1 दिया गया, b = 2 दिया गया और c = -3 दिया गया। तो अगर जब भी आप a + b + c को अगर हम जोड़ते हैं यहाँ पे, तो यानी 1 + 2 - 3, तो 2 1 3 में से 3 गया 0। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि अगर a + b + c 0 हो, अगर a + b + c किसके बराबर 0 के, तो a³ + b³ + c³ किसके बराबर होता है? ये 3abc के बराबर होता है। अगर a + b + c 0 हो तो a³ + b³ + c³ किसके बराबर होता है? 3abc के बराबर होता है। तो यहाँ भी a + b + c 0 हो जा रहा है, तो ये a³ + b³ + c³ किसके बराबर हो जाएगा? 3abc के बराबर होगा। ये a³ + b³ + c³ -3abc। तो ये पूरा कैलकुलेशन, यानी ऊपर वाले का पूरा कैलकुलेशन कितना आ गया? 3abc - 3abc यानी 0 आ गया। और 0 के बट्टा समथिंग कुछ भी रहे, 0 के बट्टा समथिंग वो क्या होता है? 0 ही होता है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, यानी कोई त्रिभुज ABC है ABC, इसमें DE जो है वो BC के समानांतर है। ये DE जो है वो BC के समानांतर है। और AD/BD जो है वो 2:3 दिया गया है। AD 2 तो BD 3 दिया गया है। तो समलंब DEBC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आएंगे, कहीं भी अगर किसी त्रिभुज में BC के समानांतर अगर DE दिया जाए तो ये एक ADB त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ADB, और त्रिभुज ABC, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC, ये दोनों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अगर DE समानांतर BC दिया गया है तो ये छोटा सा त्रिभुज ADE और ये बड़ा त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा? समरूप होगा। अगर ये दोनों समरूप होता है तो इसका जो एरिया का अनुपात होगा ADB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इसका जो अनुपात होगा उसके भुजा के अनुपात का स्क्वायर होगा, यानी AD/AB का स्क्वायर हो जाएगा। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका एरिया का अनुपात उसके भुजा के अनुपात का स्क्वायर होता है। तो AD की लंबाई 2 दिया गया है और AB की लंबाई कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 हो जाएगा। पूरा AB लेना है 5, यानी 2/5 का स्क्वायर, यानी 4/25। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ADB का जो क्षेत्रफल है, ये ADB का क्षेत्रफल अगर 4 है तो ये पूरा ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। पूरा ABC का क्षेत्रफल 25 हो जाएगा। तो ये चतुर्भुज जो बच गया इसका क्षेत्रफल 21 हो जाएगा, यानी 25 में से पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर ये क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 21 आ जाएगा। तो क्या चीज़ पूछा है? समलंब DEBC, यानी DEBC का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया था? DEBC का क्षेत्रफल 21 आ गया था और ABC का जो क्षेत्रफल आ गया था कितना आया था? ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे 25 आया था, यानी 21/25, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो 21/25 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि प्रत्येक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर × 11.2 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर हो तो 8 मीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची और 22.5 मीटर मोटी एक दीवार के लिए कितनी ईंट की आवश्यकता होगी? यानी ईंट की जो संख्या होगी, ईंट की संख्या वो किसके बराबर हो जाएगा? दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। और दीवार का आयतन कितना हो जाएगा? 8 × 6 × 22.5। देख, एक चीज़ अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ मीटर में है, यहाँ मीटर में है और यहाँ सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दीवार का आयतन 8 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 800,
6 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 600 गुने 22.5, ये तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, डिवाइड बाय एक ईंट का आयतन कितना हो जाएगा 25 गुने 11.25 गुने 6। अब हम इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ईंट की संख्या आ जाएगी। यहाँ देखते हैं दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं 1 जीरो बैठा देते। अब यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक आ गया, 1125 से ये 2 बार में कट जाएगा 2250। अब ये 6 से कितना बार में कटेगा 100 बार में कटेगा, और 25 से कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। तो जो ईंट का संख्या होगा 4 दूना 8, 8 64, यानी 6400 ईंट का संख्या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 9% का छूट प्रस्ताव किया, किंतु उसका मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया है। यानी जो लागत मूल्य अगर हम 100 मानेंगे, लागत मूल्य, इस सब सवाल में हमेशा लागत मूल्य को 100 मानना है। 100 मानने पर कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। लागत मूल्य को अगर हम 100 मानेंगे तो उसका मूल्य जो है लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 125। अगर हम लागत मूल्य को 100 मानेंगे तो 25% अधिक अंकित किए, तो यानी अंकित मूल्य 125 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम बेचते समय 9% का छूट देते हैं, तो जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 125 पे हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य 125 पे 9% का छूट देते हैं, तो इसका मतलब 91% में बेचते हैं। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करें तो कितना हो जाएगा, तो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, यानी 5, 9 5 45, 455/4, यानी 1.1375, यानी 113.75 में बेचा जाता है। तो अगर हम 100 रुपये में खरीदे, 113.75 में बेचे, तो कितना का लाभ हुआ, 13.75% का लाभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो हमेशा लागत मूल्य को 100 मानना है और 100 मान के ही बनाना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। सी का 0.6 वो किसके बराबर है, बी के 75% के बराबर है, और वो 1/3 के बराबर है। यानी सी का 0.6 को क्या लिख सकते हैं, 6/10 बराबर बी का 75% को क्या लिख सकते हैं, 75/100, वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। ठीक है, तो यानी 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 25 या 75, 25 से 4 बार में, यानी सबके बराबर हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, सबके बराबर 1 मान लेते हैं। अब अगर a का 1/3 अगर 1 के बराबर है, a का 1/3 अगर 1 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3, यानी a का मान 3 आ गया। अगर b का 3/4 1 के बराबर है, यानी b का 3/4 अगर 1 के बराबर है, तो b के बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ये b का मान आ गया 4/3। अब अगर c का 3/5 अगर 1 के बराबर है, यानी c का 3/5 अगर 1 के बराबर है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। ये 5 ऊपर 3 नीचे चलाएगा, यानी ए बी सी का मान आ गया, कितना आया, a का मान 3, b का मान 4/3, यानी 3:4/3:5/3, ए बी सी का अनुपात आ गया। अगर हम यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो 3 3 9, ये 3 से गुना हो जाएगा, अनुपात 4 अनुपात 5, ये 3 को हटा देंगे, इसका मतलब ए बी सी का जो अनुपात 9 4 5 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। ए बी सी अकेले जब कार्य करता है तो 10 घंटा, 12 घंटा और 15 घंटा में अलग अलग टंकी को भर सकता है। यदि तीनों नली एक साथ हम खोल देंगे तो कुंड को भरने में कितना समय लगेगा, यानी ए बी सी जब तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना समय लगेगा। इसको फ्रैक्शन से बना लेंगे, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, 60 एलसीएम आ जाएगा। 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, यानी 6 5 11 4 15/60, यानी 1/4 आ गया। ये इसका मतलब 4 घंटा तीनों मिलकर काम करेगा, तो 4 घंटा समय लगेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक कागज़ एक आयत ए बी सी डी के आकार में है, ए बी 22 सेंटीमीटर और बी सी 14 सेंटीमीटर है। तो पहले एक आयत बना लेते हैं। एक कागज़ जो है वो ए बी सी डी के आयत के आकार का है, जिसमें ए बी सी डी
जिसमें AB 22 दिया गया और BC 14 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि उस कागज़ से BC व्यास वाले एक अर्धवृत्ताकार भाग को अलग कर दिया जाए, यानी BC व्यास वाले एक अर्धवृत्ताकार भाग को अगर हम अलग कर देंगे, यानी ये भाग को अलग कर देंगे, तो कागज़ के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी अब ये जो शेष भाग बचा इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे कागज़ के क्षेत्रफल में से ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कागज़ एक आयत का आकार का था और आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी शेष क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। इसमें से हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई के बदले में 22/7 और आर स्क्वायर करेंगे तो यानी जब व्यास 14 दिया गया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 × 7। ये क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में, और ये 14 × 28, 14 × 28 308 ये हो जाएगा, -77, यानी कितना हो जाएगा 231, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलकर 6 घंटा में पूरी करती है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम गुना स्पीड, यानी 60 किलोमीटर उसका चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 घंटा लेता है, इतना डिस्टेंस हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस 360 हो जाएगा। अब बोला अगर हम 9 घंटा में उसी डिस्टेंस को पूरा करेंगे, यानी जब हम टाइम 9 घंटा लेंगे तो मेरा स्पीड कितना होगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस वही 360 किलोमीटर ही है और टाइम जो है 9 घंटा लेगा, तो इसका मतलब 360 बटा 9 यानी 40 किलोमीटर बराबर उसका स्पीड होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 16 सेंटीमीटर एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी एक वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 16 सेंटीमीटर का जीवा है, यानी 16 सेंटीमीटर का जीवा है जो केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर है। अगर हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, यानी दूरी हमेशा लंबवत होती है, लंब डालते हैं तो ये लंब क्या करता है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी ये 8 तो ये भी 8। तो क्या चाहिए, वृत्त का त्रिज्या निकालना है, यानी हमें ये लंबाई निकालना है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़े थे 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 6 8 10, 3 4 5, 6 8 10, 8 15 17, 7 24 25, ये सब याद कर लेंगे, 7 24 25 ये सब ट्रिपलेट होता है, इसको याद कर लेंगे तो सवाल इजी भी बन जाएगा। जैसे ये 8 है और ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या फिर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तो भी 10 ही सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7n + 9 ये 100 से बड़ा है तो n एक पूर्णांक है, तो n का छोटा संभावित मान क्या होगा, यानी 7n + 9 जो है वो 100 से बड़ा होना चाहिए, तो n का छोटा संभावित मान क्या होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से अगर हम छोटा मान 12 लेते हैं तो 12 सत्ते 84 + 9 यानी 93 ही हुआ, जो 100 से बड़ा नहीं हो पाया। इसका मतलब n का मान जो है वो 12 नहीं होगा। अब हम अगर n का मान 13 लेते हैं, n का मान 13 ये ऑप्शन से, तो 13 सत्ते 91 + 9 100, क्या ये 100 से बड़ा हुआ, नहीं, हमें बड़ा चाहिए, 100 से बड़ा चाहिए, लेकिन ये 100 के बराबर आ गया, तो हम n का मान 13 भी नहीं रख सकते हैं। तो जब 13 पर 100 पूरा हो गया तो इसका मतलब n का मान जो होगा वो 14 होगा। अगर हम n का मान 14 रखेंगे तो 14 सत्ते 98 + 9 यानी 107 आ गया, जो कि 100 से बड़ा है। तो यहाँ पे n का जो सबसे छोटा मान होगा वो 14 होगा। 13 रखते हैं तो वो 100 के बराबर होता है, 100 से ज़्यादा नहीं होता, 100 के बराबर आ जाता है, इसलिए 13 नहीं रखेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 2500 रुपये की राशि 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है, कितने वर्ष में 3300 हो जाएगा। यानी अगर मूलधन 2500 है, 2500 और जो राशि वो हो जाती है उसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन कितना है, वो 3300। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 800 ब्याज हो जाएगा। हमें क्या चीज़ निकालना है, समय निकालना है, कितने वर्ष में 3300 होगा, यानी समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर
समय बढ़ के तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, ब्याज 800 गुने 100 बटा मूलधन कितना 2500 गुने जो समय दर दिया गया वो 8% दिया गया। ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 25 से पहले 8 से ये 100 बार में और ये 25 से 4 बार में, तो यानी जो समय होगा वो 4 वर्ष हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु का जो अनुपात है वो 7:3 है, यानी फादर और सन का जो आयु का अनुपात है वो 7x/3x है और उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है। यानी जब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो 7x और गुने 3x यानी 21x² हो जाएगा, क्योंकि 2 बार x आ जाएगा। जैसे 7x गुने 3x अगर हम करेंगे, 7x गुने 3x ये किसके बराबर है 756 के बराबर है। तो 7 से कितना बार में कटेगा 108 बार में और 3 से ये 36 बार में, यानी x² बराबर कितना आ गया 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब फादर x बराबर 6 तो फादर का आयु 7×6 = 42 और सन का आयु 6×3 = 18। x बराबर जब हमें 6 आ गया था तो इसका मतलब पिता की आयु 42 वर्ष आ गया और पुत्र की आयु 18 वर्ष आ गया। तो अब क्या चीज़ निकालना है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद ये 42 + 6 48 साल के हो जाएंगे फादर का आयु, और फादर का आयु 48 साल हो जाएगा और सन का आयु कितना हो जाएगा 18 + 6 24 साल। तो यानी तब जो अनुपात होगा 24×24 और 24 से 2 बार में 48, यानी तब जो अनुपात होगा वो 2:1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।